तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पाइथन टोकन्स एंड कैरेक्टर सेट। अब सबसे पहले यहाँ पे आता है कि कैरेक्टर सेट क्या होता है। तो कैरेक्टर सेट का मतलब है, नाम से पता चलता है हमें कि कैरेक्टर सेट है तो कैरेक्टर का ही कलेक्शन होगा, है ना। तो यहाँ पे कैरेक्टर सेट होता है कलेक्शन ऑफ लीगल कैरेक्टर्स। अब लीगल कैरेक्टर्स का मतलब ये हुआ कि इसमें वो कैरेक्टर्स इंक्लूड रहेंगे जो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए क्या है, लीगल है। ऐसा नहीं है सभी कैरेक्टर हर एक लैंग्वेज में लीगल हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। कुछ कैरेक्टर्स इलीगल वे में भी आप टाइप कर सकते हो। तो केवल यहाँ पे कलेक्शन ऑफ लीगल कैरेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, कैरेक्टर सेट कहेंगे। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पाइथन की बात हो रही है। तो पाइथन के अंदर दो हम एनकोडिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। कौन कौन सी, एक तो है आपकी आस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और दूसरा है यूनिकोड। तो आस्की एंड यूनिकोड कैरेक्टर्स ही यहाँ पे पाइथन में क्या रहेंगे, आपके लीगल रहेंगे, कंपेटिबल रहेंगे। अब इनमें कौन कौन से कैरेक्टर्स आते हैं, उनके कुछ नाम मेंशन है यहाँ पे। देखो अल्फाबेट्स आते हैं, स्मॉल एंड कैपिटल हो गए, डिजिट्स हो गई आपकी 0 to 9, स्पेशल सिंबल्स यहाँ पे मेंशन है। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे ये क्या है, इसके सिंबल्स हैं आपके स्पेशल सिंबल्स। व्हाइट स्पेस यहाँ पे अलाउड है, फिर चाहे वो टैब स्पेस हो, न्यू लाइन हो, ब्लैंक स्पेस हो या कैरेज रिटर्न हो। अदर Python supports all the type of ASCII and Unicode character that constitute the Python character set। तो ये क्या था, हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था कैरेक्टर सेट के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं पाइथन टोकन्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखो, आप कह सकते हो कि पाइथन में जो कोई भी एलिमेंट है वो क्या है, एक तरह से टोकन है। पाइथन में हर एलिमेंट टोकन की ही एक टाइप है, या फिर हम कह सकते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट और इंडिविजुअल, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल या स्मॉलेस्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए पाइथन इज कॉल्ड ए टोकन। टोकन आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ईच फ्रेज एंड कमांड इन ए प्रोग्राम एस। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट है वो टोकन है, तो आप टोकन्स को कंबाइन करके क्या कर सकते हो, एक पूरी कमांड यहाँ पे बना सकते हो। पाइथन के अंदर टोकन कितने टाइप के होते हैं, तो पाइथन के अंदर टोकन से आपके 5 टाइप के। कौन कौन से होते हैं, एक डायग्राम के थ्रू इसको समझो। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर एंड पंक्चुएटर। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, अब ध्यान से समझना कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं। आइडेंटिफायर इज अ यूजर डिफाइंड नेम गिवन टू ए वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल एटसेट्रा। मतलब आप कोई वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, कोई फंक्शन क्रिएट कर रहे हो अदर देन द बिल्ट इन। देखो बिल्ट इन भी होते हैं, मतलब जो पहले से ही उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका खुद का भी एक नाम है। लेकिन यहाँ पे आप खुद का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, एक फंक्शन बना रहे हो, कोई क्लास क्रिएट कर रहे हो, कोई मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हो, कोई खुद का टेम्पलेट बना रहे हो, ऐसे आप खुद का बना रहे हो, ठीक है। तो आप उसको कोई ना कोई नाम भी दोगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर क्या होता है, एक यूजर डिफाइंड नेम, मतलब कि यूजर के द्वारा दिया गया नाम क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर कहलाता है। अब ये नाम आप ऐसे ही रैंडमली नहीं दे सकते, इसके कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो कि एक आइडेंटिफायर में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। ये सब क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि आपको आइडेंटिफायर्स के कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे एंड पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर है, कौन सा इनवैलिड आइडेंटिफायर है, ठीक है। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें से आइडेंटिफायर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि आइडेंटिफायर के रूल्स आपको पता होंगे तो आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये दो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, या तो एग्जाम्पल से पूछा जाएगा या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से पूछा जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, एक आइडेंटिफायर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, डिजिट्स एंड एन अंडरस्कोर। तो एक आइडेंटिफायर में केवल 3 चीजें ही आप ऐड कर सकते हो, या तो कोई कैरेक्टर होगा, या कोई डिजिट होगी, या फिर अंडरस्कोर।
सिंबल के बारे में याद रखना, केवल एक अंडरस्कोर यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है, स्पेशली मेंशन है अंडरस्कोर। अब पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो मतलब कि ये जो आइडेंटिफायर है ना, ये भी यहाँ पे केस सेंसिटिव है। इसका मतलब कि अगर लोअर केस में नम, इस तरह से अगर आप नम लिखो या फिर सभी अपर केस में लिखो, ये तीनों डिफरेंट आइडेंटिफायर्स है इन पाइथन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लो आपको चेक करना है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग एक वैलिड आइडेंटिफायर है या नहीं, तो उसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे टू चेक वेदर ए स्ट्रिंग इज ए वैलिड आइडेंटिफायर और नॉट। तो उसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, मेथड का नाम है इज आइडेंटिफायर फंक्शन। ये एक स्ट्रिंग मेथड है। जब हम स्ट्रिंग को डिटेलिंग में कवर करेंगे तब हम उसके और मेथड्स को वहां पे कवर भी करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम आइडेंटिफायर को देख रहे हैं, तो ये आइडेंटिफायर से रिलेटेड फंक्शन था, इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर रही हूँ। फंक्शन का नाम क्या है? इज आइडेंटिफायर फंक्शन। स्मॉल केस में ही रहेगा सब कुछ, इज आइडेंटिफायर फंक्शन। अब यहाँ पे ये याद रखो इसका सिंटैक्स, इज आइडेंटिफायर, तो जब भी ये इज आ जाए ना, एक आपके लिए ट्रिक है, आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि जब भी इज आइडेंटिफायर आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे चेक कर रहे हो कि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग वो है या नहीं। यहाँ पे इज लोअर भी आ सकता था, इज अपर भी आ सकता था, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग कहाँ पे आएगी? तो स्ट्रिंग हमेशा स्टार्टिंग में आएगी। जब भी इज आइडेंटिफायर हो, मतलब कि जब भी आप मतलब कि इज लगा हो, आइडेंटिफायर भी नहीं इज लगा हो, तो इसका मतलब वो स्ट्रिंग स्टार्टिंग में आएगी। जैसे कि स्ट्रिंग डॉट इज आइडेंटिफायर फंक्शन, ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग आइडेंटिफायर है या नहीं। स्ट्रिंग डॉट इज लोअर, ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग लोअर केस में है या नहीं। तो इस तरह से, ठीक है, समझ में आया ना कि इस तरह से ये आपके ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई इज ये स्ट्रिंग डॉट इज आइडेंटिफायर या फिर इज आइडेंटिफायर अंदर स्ट्रिंग डाल देगा, इनमें से कौन सा वैलिड सिंटैक्स है, इस तरह से ये पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमारा सिंटैक्स क्या रहेगा? स्ट्रिंग डॉट इज आइडेंटिफायर फंक्शन। इसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं होगा, ठीक है। रिटर्न वैल्यू क्या होगी? द मेथड कैन रिटर्न वन ऑफ द टू वैल्यू, दो वैल्यू है इसके पास, या तो ट्रू या फॉल्स, इनमें से कोई एक वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर ये आइडेंटिफायर है तो ट्रू, अगर आइडेंटिफायर नहीं है तो फॉल्स। एग्जांपल देखो यहाँ पे, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू डबल कोट्स कोडिंग अंडरस्कोर 101। चेक करना है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग वैलिड आइडेंटिफायर है या नहीं। तो हमने प्रिंट करवाया, प्रिंट अंदर क्या दोगे? स्ट्रिंग डॉट इज आइडेंटिफायर फंक्शन। देखो आउटपुट इसकी क्या आएगी? अब जो हमारा आइडेंटिफायर है उसमें क्या होने चाहिए? कैरेक्टर्स होने चाहिए। देखो कैरेक्टर्स हैं, डिजिट्स होनी चाहिए, डिजिट्स भी है, अंडरस्कोर हो सकता है, अंडरस्कोर भी इसमें वैलिड है। तो तीनों जो इसमें मेंशन है वो सब वैलिड है, तो मतलब कि ये क्या है? ट्रू, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? इस आइडेंटिफायर फंक्शन को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे रूल्स देखते हैं फॉर नेमिंग पाइथन आइडेंटिफायर्स। सबसे पहला रूल है कि कोई भी कीवर्ड आपका आइडेंटिफायर नहीं बन सकता, क्योंकि कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं पाइथन में, वो आप आइडेंटिफायर के नाम में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इट शुड नॉट कंटेन व्हाइट स्पेस, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे यूज करो। देखो सी, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया एच। अब ये क्या है? बीच में व्हाइट स्पेस आ गया, तो ये क्या है? एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। या तो आप इसको ऐसे लिखो या फिर इनको कनेक्ट करो अंडरस्कोर की हेल्प से, तब ये वैलिड है। इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ A to Z 0 to 9 और अंडरस्कोर। अब ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इट शुड स्टार्ट विद एन अल्फाबेट कैरेक्टर और एन अंडरस्कोर, मतलब ये कहना चाह रहा है कि डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आपका जो आइडेंटिफायर है वो किससे स्टार्ट नहीं होना चाहिए? डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, और अल्फाबेट कैरेक्टर से स्टार्ट हो सकता है। इट शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर अदर देन अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे वैलिड नहीं है। तो ये रूल्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा
करेक्ट है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आइडेंटिफायर के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, देखो वैलिड आइडेंटिफायर्स, ये वैलिड है क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर से स्टार्ट है, यहाँ पे अंडरस्कोर से स्टार्ट है, यहाँ पे अंडरस्कोर देन 1 आया है तो ये भी वैलिड है, एक से ज्यादा अंडरस्कोर भी वैलिड रहेंगे। वेयर अंडरस्कोर 1 ये भी वैलिड है। इनवैलिड देखो यहाँ पे अंडरस्कोर के अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड हुआ है इसीलिए ये क्या है, इनवैलिड है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, ये भी इनवैलिड है, ये डिजिट से स्टार्ट है, यहाँ पे हैश आ गया और यहाँ पे व्हाइट स्पेस आ गया, तो ये क्या हो गए आपके इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हो गए। उसके बाद यहाँ पे देखो कीवर्ड्स। अब कीवर्ड क्या होते हैं, तो कीवर्ड्स होते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स को आप किसी वेरिएबल के नेम, यूजर डिफाइंड वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम या किसी और आइडेंटिफायर के नेम में आप इनको यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स एक्चुअली में इंग्लिश वर्ड्स होते हैं जिनका कोई ना कोई मीनिंग होता है, कुछ ना कुछ उनकी इंपॉर्टेंस होती है। अभी करंटली अगर हम बात करें पाइथन 3.11 वर्जन में टोटल 35 कीवर्ड्स है। जब मैंने पहले पाइथन स्टार्ट की थी हमने सितंबर में कुछ, तब वहां पे 33 कीवर्ड्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो 3.11 में वर्जन में टोटल कितने कीवर्ड्स है, 35 कीवर्ड्स है। लेकिन अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको 36 कीवर्ड भी मिल जाएंगे, बट जब हम कीवर्ड की लिस्ट देखते हैं ना तो आपको केवल 35 कीवर्ड्स ही मिलते हैं, ठीक है। तो एक बार ये ऑप्शन में या तो ये वर्जन को मेंशन करेगा कि 3.11 में कितने कीवर्ड्स होते हैं 35, या फिर ऑप्शन में आपको 35 और 36 में से एक ही मिलेगा अगर उसने वर्जन मेंशन नहीं किया है तो, ठीक है। बाकी और अगर मुझे डिटेलिंग में कोई 36 नंबर का कीवर्ड मुझे मिलता है या फिर आपको अगर पता है तो आप उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। दूसरी मेन बात यहाँ पे देखना कि कीवर्ड्स जो है ना सारे लोअर केस में है एक्सेप्ट 3। कौन कौन से, ट्रू, नन और फॉल्स। ट्रू का टी कैपिटल है, नन का एन कैपिटल है, फॉल्स का एफ कैपिटल रहेगा। इसके अलावा जितने भी कीवर्ड्स हैं आपके वो सारे क्या रहेंगे, लोअर केस के अंदर रहेंगे। अब हम यहाँ पे कीवर्ड की लिस्ट देखेंगे एंड उन सभी कीवर्ड का क्या फंक्शन है वो भी हम यहाँ पे वन लाइन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला कीवर्ड है आपका एंड। तो एंड कीवर्ड क्या है, एक लॉजिकल ऑपरेटर है। हम यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड का मीनिंग समझ रहे हैं, जब ऑपरेटर्स की टर्न आएगा, ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे तब हम एग्जांपल भी देख लेंगे, ठीक है। जिस भी कीवर्ड का रिलेटेड टॉपिक आएगा तब हम उसको विद एग्जांपल वहां पे कवर करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम इसका क्या देख रहे हैं, फंक्शन देख रहे हैं। एंड क्या है, एक लॉजिकल ऑपरेटर है। अब आपको एंड पता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपने एंड देखा था। एंड क्या करता है, 1 1 के ऊपर 1 देता है। मतलब जब दोनों आउटपुट, दोनों इनपुट ट्रू होती है तब हमें क्या मिलता है, ट्रू मिलता है। तो विच रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। और क्या करेगा, और जब 0 0 होता है तब आपको फॉल्स देता है। मतलब कि जब दोनों इनपुट फॉल्स रहती है केवल तभी आपको फॉल्स मिलता है, अदरवाइज वो ट्रू रिटर्न करता है। नोट, ये भी क्या है, एक लॉजिकल ऑपरेटर है। ये क्या करेगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न करेगा। इफ, ये क्या है, आपकी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। एलिफ, एलिफ इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट used with an if statement. The elif statement is executed if the previous conditions were not true. Else is used with if and elif conditional statement. The else block is executed if the given condition is not true. अगर if और elif की conditions true नहीं है तब आपका else block क्या होता है, execute होता है। For this is used to create a loop. While, ये भी क्या है, लूप के लिए यूज होता है। ब्रेक, दिस इज यूज टू टर्मिनेट द लूप। एज कीवर्ड, दिस इज यूज टू क्रिएट एन अल्टरनेटिव। मतलब कि जब आप किसी भी फंक्शन का, आइडेंटिफायर का, कीवर्ड का क्या करना चाहते हो, एक निक नेम, एलाइज नेम क्रिएट करना चाहते हो, तब हम एज कीवर्ड को यूज करते हैं।
डेफ कीवर्ड, ये क्या करता है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस के लिए यूज होता है। लैम्डा, दिस इज यूज टू डिफाइन द एनोनियस फंक्शन। पास कीवर्ड, दिस इज ए नल स्टेटमेंट विच मीन्स इट विल डू नथिंग। जब भी आप पास कीवर्ड को यूज करोगे उसके बाद जो स्टेटमेंट है इसका मतलब कुछ नहीं करना, ठीक है, ये क्या है, एक नल स्टेटमेंट है, आपने पास कर दिया। रिटर्न, इट विल रिटर्न ए वैल्यू एंड एग्जिट द फंक्शन। ट्रू, ये एक बुलियन वैल्यू है। फॉल्स, ये भी एक बुलियन वैल्यू है। ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0 होता है। ट्राई, इट मेक्स ए ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट, हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग में इसको यूज करते हैं। विद कीवर्ड, ये भी आपका एक्सेप्शनल हैंडलिंग में यूज होता है। विद कीवर्ड इज यूज टू सिंप्लीफाई एक्सेप्शन हैंडलिंग। एसर्ट कीवर्ड, this function is used for debugging purpose, usually used to check the correctness of code. Class keyword, it helps us to define a class. Continue keyword, it continues to the next iteration of a loop. Del keyword, it deletes a reference to an object. Except keyword, used with exception. What to do when an exception occurs? जब आप try और एक्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हो तो एक्सेप्ट ट्राई में मतलब आपका कोई एरर आ गया, अब कुछ एरर आ गया तो एक्सेप्ट में ब्लॉक में आप लिखते हो कि उस एक्सेप्शन को या उस एरर को कैसे हैंडल किया जाए। फाइनली, ये हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग में विद एग्जांपल इनको कवर करेंगे, ठीक है। फाइनली भी आपका एक्सेप्शनल हैंडलिंग में यूज होता है। Finally is used with exceptions, a block of code that will be executed no matter if there is an exception or not. फाइनली ब्लॉक के बारे में आपको ये बात याद रखनी है कि चाहे आपका एक्सेप्शन आए या ना आए, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है। फ्रॉम, इट इज यूज्ड टू इंपोर्ट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एनी मॉड्यूल। ग्लोबल, दिस डिक्लेयर्स ए ग्लोबल वेरिएबल। इंपोर्ट, दिस इज यूज्ड टू इंपोर्ट ए मॉड्यूल। In, it is used to check whether a value is present in a list, range, tuple, etc. ठीक है, is ये दोनों ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर की क्लास में हम इनको डिस्कस करेंगे। This is used to check if the two variables are equal or not. None, यहाँ पे none में n कैपिटल रहेगा, ठीक है, याद रखना। This is a special constant used to denote a null value or a void. It's important to remember, याद रखना कि 0, any empty container, for example empty list, do not compute to none. अब none का मतलब होता है null value, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि none का मतलब 0 है या कोई empty container, वो none नहीं है। none यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि आपने कोई वैल्यू नहीं दी है या फिर वो null वैल्यू है या फिर void है। नॉन लोकल, इट्स डिक्लेयर्ड ए नॉन लोकल वेरिएबल। रेज, ये भी आपका एक्सेप्शन में यूज होता है। इल्ड, इट एंड्स ए फंक्शन एंड रिटर्न ए जनरेटर। ए सिंक, इट इज यूज टू क्रिएट एसिंक्रोनियस कोरूटीन, ये यहाँ पे न्यू है। लास्ट हमने 33 कीवर्ड्स डिस्कस किए थे ना, तो जो 2 नए कीवर्ड्स है वो आपके यही है, एसिंक एंड अवेट। Async, it is used to create asynchronous coroutine. Await, it release the flow of control back to the event loop. तो ये क्या है, आपके कीवर्ड्स एंड उनके फंक्शंस है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो आपने पाइथन ओपन की हुई है और आपको अपने कीवर्ड्स की लिस्ट देखनी है, तो आप उसके लिए कौन से मॉड्यूल को यूज करोगे, कौन से एट्रीब्यूट को यूज करोगे। तो देखो यहाँ पे कीवर्ड की लिस्ट देखने के लिए हम कीवर्ड मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे, हम कीवर्ड मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे एंड इसका एक एट्रीब्यूट होता है KW लिस्ट, इसको हम यूज करेंगे। KW लिस्ट इज एट्रीब्यूट है, इज ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। क्या है ये एट्रीब्यूट, एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है वेयर each string represents a keyword in Python. ध्यान रखना ये list of strings है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि KW list एट्रीब्यूट आउटपुट को कैसे रिप्रेजेंट करता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, टपल ऑफ स्ट्रिंग, डिक्शनरी ऑफ स्ट्रिंग, सेट ऑफ स्ट्रिंग, इस तरह से आंसर वहां पे ऑप्शंस आपके मेंशन रहेंगे। तो ये क्या है, आपकी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, ठीक है।
यहाँ पे देखो कीवर्ड मॉड्यूल को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कीवर्ड एंड प्रिंट करवाएंगे कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। उसके बाद क्या होगी, आपकी कीवर्ड की लिस्ट प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या था हमारा कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स था। अभी देखो पाइथन वेरिएबल्स होते क्या है। तो पाइथन वेरिएबल्स इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन ए प्रोग्राम। क्या होती है बेसिक यूनिट। उसके अलावा ए वेरिएबल इज द नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन। जैसे यहाँ पे देखो ये एक मेमोरी है जिसकी लोकेशन क्या है 200 एंड इस 200 को मैंने एक नाम दे दिया ए, और ये ए क्या है यहाँ पे एक वेरिएबल है जो कोई ना कोई वैल्यू होल्ड करेगा, जैसे कि 15 हो गई। तो वैल्यू होल्डिंग पाइथन वेरिएबल्स को हम आइडेंटिफायर भी कह देते हैं। आइडेंटिफायर क्या होते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर वैल्यू होल्डिंग पाइथन वेरिएबल्स है, कोई वेरिएबल जिसने वैल्यू होल्ड कर रखी है, उसको आप आइडेंटिफायर भी कह देते हो। पाइथन वेरिएबल इज कंटेनर दैट स्टोर वैल्यूज। अब देखो कि वेरिएबल में क्या क्या वैल्यूज आ सकती है। पहली तो बात ये कि वो किसी भी लेंथ का हो सकता है, मतलब कि एक वेरिएबल जो नेम है ना वो आप किसी भी लेंथ का क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वेरिएबल नेम्स कैन बी एनी लेंथ। वैल्यू कौन कौन सी आ सकती है यहाँ पे, तो ध्यान से देखना कि जो वैल्यू है वो यहाँ पे रहेगी आपकी कैपिटलाइज्ड, लोअर केस, स्टार्ट टू फिनिश मतलब कि A to Z। उसके अलावा डिजिट्स आ सकती है 0 to 9 और अंडरस्कोर। अब ये बात आप याद रखना, हमने आइडेंटिफायर में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे केवल एक ही स्पेशल सिंबल अलाउड है, वो क्या है आपका अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल आप आइडेंटिफायर नेम या वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते। पाइथन इज नॉट स्टेटिकली टाइप्ड। इसका मतलब क्या है कि स्टेटिकली टाइप्ड नहीं है। अब स्टेटिकली टाइप्ड नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, डायनामिकली टाइप्ड है। जब हम पाइथन के फीचर्स डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि पाइथन एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे C++ में आपको इंट a इस तरह से किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप को डिक्लेयर करना पड़ता था, वो आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ता। पाइथन के अंदर वेरिएबल्स की आपको डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। पाइथन जो इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्या कर लेगा, एनालाइज कर लेगा, डिसाइड कर लेगा कि ये किस टाइप की वैल्यू इसने होल्ड की है, तो ये किस टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, a इज इक्वल टू 15 है। सिंपली आपको सिर्फ ऐसे यहाँ पे पाइथन के अंदर वेरिएबल को क्रिएट करना है। एक वेरिएबल है और उसने 15 वैल्यू ले रखी है, तो इंटरप्रेटर अपने आप मान लेगा कि a यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का क्या है, वेरिएबल रहेगा जिसकी 15 वैल्यू है। तो इसीलिए ये क्या है, एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। उसके अलावा रूल्स देखो यहाँ पे पाइथन वेरिएबल्स के, हमने आइडेंटिफायर्स के भी रूल्स देखे थे, तो लगभग सिमिलर ही रूल्स है कि लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर आपका स्टार्टिंग में आ सकता है। इसका मतलब डिजिट्स अलाउड नहीं है, डिजिट से आपका वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं होगा। इसमें कोई भी अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स आ सकते हैं, अंडरस्कोर आ सकता है। अंडरस्कोर मतलब एक ही स्पेशल सिंबल अलाउड है। ये केस सेंसिटिव है, इसका मतलब कि अगर आप लोअर केस में यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखो जैसे कि नेम, उसके अलावा आपने n कैपिटल कर दिया या फिर सभी को कैपिटल कर दिया, तो ये 3 अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल्स यहाँ पे रहेंगे। एंड कोई भी कीवर्ड है वो आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। जो भी रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं उनको आप पाइथन में वेरिएबल्स का नाम नहीं दे सकते। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो 4 यहाँ पे इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको हम विद एग्जांपल भी आगे कवर किया हुआ है। तो सबसे पहला आता है रीडिक्लेयर, मतलब कि यहाँ पे आप एक वेरिएबल जिसको आपने पहले डिक्लेयर कर लिया, आप उसको दोबारा भी डिक्लेयर कर सकते हो, उसको नई वैल्यू भी दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे a इज इक्वल्स टू क्या है, मैंने यहाँ पे a इज इक्वल्स टू हेलो इसमें एंटर किया। a एक वेरिएबल है जिसको मैंने स्ट्रिंग दी है हेलो। अब मैं इस a को रीडिक्लेयर करना चाहती हूँ, मतलब इसको मैं कोई नई वैल्यू देना चाहती हूँ, तो सेम इसी वेरिएबल को यूज करके a वेरिएबल मैं इसे कोई भी नई वैल्यू दे सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पाइथन अलाउ असाइनिंग ए सिंगल वैल्यू टू सेवरल वेरिएबल साइमल्टेनियसली विद असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके एक ही वैल्यू बहुत सारे वेरिएबल्स को दे सकते हो। जैसे b इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू a, यहाँ पे a की वैल्यू भी हेलो है, c की वैल्यू भी हेलो है, b की वैल्यू भी हेलो है। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है
कि पाइथन अलाउज एडिंग डिफरेंट वैल्यूज इन ए सिंगल लाइन विद कोमा ऑपरेटर। अब आप कोमा ऑपरेटर का यूज करके एक ही लाइन में बहुत सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 कोमा b इज इक्वल टू 15 या फिर a कोमा b इज इक्वल टू 10 कोमा 15। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स को वैल्यू दे सकते हैं। We can print numerous factors inside the single print explanation। अब यहाँ पे देखो, जैसे मुझे ऊपर a b c की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो मैं जनरली लिखती हूँ कि प्रिंट a, नेक्स्ट लाइन में लिखूंगी प्रिंट b, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में प्रिंट c। लेकिन आप प्रिंट फंक्शन में एक ही स्टेटमेंट में क्या कर सकते हो, इन तीनों वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हो। कैसे? प्रिंट a कोमा b कोमा c। इसका मतलब यहाँ पे ए बी सी तीनों की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके देगी एंड न्यू लाइन में प्रिंट होगी, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट आपका न्यू लाइन ऐड होता है प्रिंट फंक्शन में। ठीक है, तो ये क्या हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं किसकी, हम कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल, तीन कंपोनेंट होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले इसका कंपोनेंट है आपका वैल्यू। मतलब कोई भी एक वेरिएबल है, आप उसको कोई ना कोई वैल्यू तो दोगे ही। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या दिया, उसको कोई ना कोई एक वैल्यू दे दी। ये वैल्यू क्या हो सकती है? असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके आप वैल्यू देते हो, एंड नंबर, लेटर, स्ट्रिंग, कोई भी वैल्यू ये हो सकती है। ठीक है, लिस्ट, टपल, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे आता है कंपोनेंट आइडेंटिटी। अब एक वेरिएबल है, उसका कोई ना कोई एड्रेस भी होगा मेमोरी के अंदर। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? एड्रेस ऑफ वेरिएबल इन मेमोरी विच डजंट चेंज वंस क्रिएटेड। मतलब आप किसी भी वेरिएबल का कोई एक एड्रेस उसको मिल गया, क्रिएट हो गया, वो वेरिएबल का एड्रेस चेंज नहीं होगा। जब आप उसको रीडिक्लेयर करोगे, हाँ तब वो चेंज हो जाएगा, लेकिन वो अगर वो एक वेरिएबल को एक ही मेमोरी एलोकेट करेगा। आईडी फंक्शन यहाँ पे हम यूज करते हैं। अगर आपको किसी भी वेरिएबल का एड्रेस देखना है, प्रिंट करवाना है, तो आईडी फंक्शन यूज होगा। एक पैरामीटर पास होता है इसके अंदर, वेरिएबल नेम। ठीक है, एंड इस वैल्यू को आप प्रिंट करवा लीजिए, आपको उसका एड्रेस प्रिंट होकर मिलेगा। थर्ड आता है टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन मतलब कि डेटा टाइप। अब हमें पता है कि पाइथन के अंदर हमें वेरिएबल्स के डेटा टाइप को डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन आप कोई ना कोई वैल्यू तो असाइन करते ही हो। इंटरप्रेटर उसको कोई ना कोई डेटा टाइप उसके डिफाइन करके देता है। आप चेक करना चाहते हो कि इंटरप्रेटर ने उसको क्या टाइप दी है, तो उसके लिए आप टाइप फंक्शन को यूज करोगे, टाइप फंक्शन, एंड उसके अंदर हम वेरिएबल का नेम देंगे। ठीक है, इसको आप प्रिंट करवा लीजिए, उसकी टाइप क्या मिली है उसे, वो आपको आउटपुट में शो होके देगी। ठीक है, तो वैल्यू, आइडेंटिटी, टाइप फंक्शन, एंड टाइप फंक्शन में एक ही पैरामीटर पास होता है, वो है आपका वेरिएबल नेम। ये भी याद रखना, वेरिएबल नेम यहाँ पे एक पैरामीटर पास होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एक वेरिएबल को डिक्लेरेशन और इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। तो देखो, अगर सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज की बात होती है तो वहाँ पे डिक्लेरेशन अलग होती है, डेफिनेशन अलग होती है। लेकिन यहाँ इसमें पाइथन में आपकी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन सिंपली एक ही लाइन में हो जाती है। जैसे आपने लिख दिया a इज इक्वल्स टू 5, तो यहीं पे क्या हो गया, आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया एंड जिसको वैल्यू कितनी दे दी, आपने 5 यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दी। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू समझो, यहाँ पे वैर एक वेरिएबल है, उसको मैंने वैल्यू दी है सिंपली स्टडीज विद चेल्शा, प्रिंट वैर। क्या प्रिंट करके देगा? ये सिंपली ये लाइन प्रिंट कर देगा, सिंपली स्टडीज विद चेल्शा। उसके बाद फिर यहाँ पे वैर वेरिएबल है, मैंने इसको रीडिक्लेयर कर दिया, इसको एक नई वैल्यू दे दी जो क्या है आपकी पाइथन वेरिएबल, प्रिंट वैर। तो यहाँ पे इसने पाइथन वेरिएबल प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं हम टाइप ऑफ वैर। अब पहली तो ये बात याद रखना कि ये जो अपडेटेड वेरिएबल है इसके टाइप को ये आपको शो करके देगा, क्योंकि आपने इसी के बाद यूज किया। अगर आप चाहते हो कि आप इस वेरिएबल की टाइप चेक करो तो आप इस प्रिंट के बाद इसकी टाइप को प्रिंट करवाओ। ठीक है, तब ये आपको इस वेरिएबल की टाइप शो करके देगा। तो यहाँ पे टाइप ऑफ वेर क्या है आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्ट्रिंग है इसको ये आउटपुट में कैसे रिप्रेजेंट करके देगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि इससे आउटपुट पूछ ली जाएगी। आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे कि क्या भाई ये स्ट्रिंग इस तरह से शो करता है, पैरेंथेसिस में शो करता है, या फिर जनरली स्ट्रिंग लिखा हुआ दिखाई देगा। तो कैसे दिखाई देगा आपको आउटपुट में? तो यहाँ पे इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगी, एंगुलर ब्रैकेट्स, क्लास, सिंगल कोट्स, एंड उसमें ये स्ट्रिंग है तो str मिलेगा, इंटीजर होता तो यहाँ पे int आपको लिखा हुआ मिलता। उसके बाद यहाँ पे है प्रिंट id ऑफ वैर।
इस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे इसने इसका एड्रेस प्रिंट करवा दिया। a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे हमने a b c को एक वैल्यू ही असाइन करी है, वो क्या है आपकी 10। अब प्रिंट करवा रहे हैं a, टाइप ऑफ a और id ऑफ a। मतलब यहाँ पे प्रिंट हो रहा है a की लाइन में आपको a की वैल्यू भी देनी है, उसकी टाइप भी बतानी है, उसकी id भी बतानी है। तो इस तरह से प्रिंट करेगा 10, फिर यहाँ पे उसकी क्लास int एंड यहाँ पे उसका एड्रेस। प्रिंट b क्या है 10 है, प्रिंट c क्या है 10 है, a, b, c इज इक्वल्स टू 1 2 3। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही लाइन में असाइन कर सकते हो। ऊपर मैंने इस तरह से भी बताया a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 10, और इस तरह से भी आप कर सकते हो a, b, c इज इक्वल्स टू 1, 2, 3। a को क्या मिल गई 1 मिल गई, b को क्या मिला 2 मिला, c को क्या मिला 3 मिला। प्रिंट a b c, तो यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स हमने प्रिंट करवा लिए। कैसे प्रिंट हो जाएंगे 1 2 3। प्रिंट आईडी ऑफ ए, अब यहाँ पे इस ए की आईडी प्रिंट करवा रहे हैं। देखो ए पर एक ए वेरिएबल है और नीचे फिर से एक ए वेरिएबल है। यहाँ पे इसकी ये आईडी प्रिंट हुई थी एंड यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इसकी अलग आईडी प्रिंट हुई है। तो हर बार क्या होगी, इसकी आईडी अलग ही प्रिंट होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है वो फिर से रीडिक्लेयर हुआ है, इसीलिए इसकी आईडी क्या हुई है, चेंज हो गई है। ठीक है, तो ये वेरिएबल टाइप्स की। तो हमारे पास दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक होता है आपका लोकल वेरिएबल, एक होता है आपका ग्लोबल वेरिएबल। नाम से हमें पता चल रहा है कि लोकल वेरिएबल्स को आप जिस भी फंक्शन के अंदर डिफाइन करोगे उसका स्कोप वहीं तक है, आप उसको वहीं तक यूज कर पाओगे, उस वेरिएबल की वैल्यू भी वहीं तक रहेगी। जैसे ही लोकल वेरिएबल या उस फंक्शन का काम खत्म होता है, वो स्कोप खत्म होता है, उसके बाहर लोकल वेरिएबल की वैल्यू अपडेट नहीं होके आती। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जो आप फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हो एंड जिसका स्कोप पूरे फंक्शन में, पूरे प्रोग्राम में रहेगा। अगर आप एक ग्लोबल वेरिएबल है, मान लीजिए a इज इक्वल्स टू 5, जिसने आपको स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर दिया, अब आप इसकी वैल्यू लोकल वेरिएबल या लोकल फंक्शन के अंदर, मतलब मान लीजिए एक फंक्शन है फन एंड इसके अंदर आप इस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहे हो, तो ये वेरिएबल की जो वैल्यू चेंज है ये केवल यहीं तक रहेगी। जैसे ही आप बाहर आ जाओगे इस फंक्शन से बाहर, इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है a इज इक्वल्स टू 5 वही आपको प्रिंट करके देगा। ठीक है, क्योंकि जो ग्लोबल वेरिएबल है वो क्या हुआ, आपने उसकी वैल्यू a इज इक्वल्स टू 5 दी, लेकिन जो फन फंक्शन है उसमें आप इस वैल्यू को यूज कर रहे हो और इसको चेंज कर रहे हो, तो ये चेंज केवल उस फंक्शन तक ही सीमित रहेगा। जैसे ही फंक्शन का काम खत्म हुआ, आप फंक्शन से बाहर आ गए एंड फिर आप इस वैल्यू को यूज करना चाह रहे हो a वेरिएबल को, तब आपकी वैल्यू क्या रहेगी, फिर से आपकी 5 ही आपको शो करेगा। तो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन एंड डिक्लेयर किया जाता है एंड आप उसको फंक्शन के बाहर कॉल नहीं कर सकते। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, आपका फंक्शन के बाहर डिफाइन और डिक्लेयर किया जाता है, आप उसको किसी भी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए लोकल वेरिएबल के लिए आपको कोई भी कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती, ग्लोबल वेरिएबल के लिए भी आपको कोई भी कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, डेफ फन फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल ये क्या है, डेफ कीवर्ड यहाँ पे यूज हुआ है फन फंक्शन को क्रिएट करने के लिए। उसके आगे यहाँ पे कॉलन लगेगा। एस यहाँ पे क्या है, आपका एक लोकल वेरिएबल है जिसमें वैल्यू दी है हमने वेलकम चैल्शा एंड प्रिंट एस। तो ये क्या करवा देगा, अब यहाँ पे फन फंक्शन को कॉल किया, क्या प्रिंट होगी, आपकी वेलकम चैल्शा प्रिंट हो जाएगा। दूसरी साइड देखो, यहाँ पे फिर से डेफ फन फंक्शन है, प्रिंट एस। अब यहाँ पे एस कोई भी वेरिएबल हमने डिफाइन नहीं किया है, एस कहाँ है, आपका फंक्शन के बाहर है। आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्या हो गया, आपका ग्लोबल वेरिएबल हो गया। फन फंक्शन कॉल किया हमने यहाँ पे एंड आपको आउटपुट प्रिंट होके दिखाई देगी। तो ये क्या है, आपका लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन हमारे पास दो कीवर्ड्स होते हैं, लोकल कीवर्ड एंड ग्लोबल कीवर्ड। लोकल कीवर्ड को आप यूज करते हो अगर आपको चेक करना है कि आपके प्रोग्राम में कितने लोकल की वेरिएबल्स है, तब आप कौन सा कीवर्ड यूज करोगे, लोकल कीवर्ड को यूज करोगे। वो जितने भी लोकल वेरिएबल्स है आपके प्रोग्राम में उनको प्रिंट करके देगा आपके उस फंक्शन के से रिलेटेड, जहां पे भी आप उस कीवर्ड को यूज कर रहे हो। ठीक है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपका ग्लोबल कीवर्ड है। ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है, देखो जनरली हम ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करते। अगर आपको यहाँ पे हमने एक ग्लोबल की वेरिएबल एस डिक्लेयर किया है, लेकिन यहाँ पे हमने कोई भी ग्लोबल कीवर्ड को यूज नहीं किया, तो फिर ये ग्लोबल कीवर्ड कहाँ पे यूज होगा वो देखो। तो पाइथन ग्लोबल इज ए कीवर्ड दैट अलाउ ए यूजर टू मॉडिफाई ए वेरिएबल आउटसाइड ऑफ द करंट स्कोप। क्या कह रहा है ये,
कि इस कीवर्ड का हम यूज करते हैं कि जिससे जो यूजर है वो वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई कर सके आउटसाइड ऑफ द करंट स्कोप। उसका जो करंट स्कोप है, उसकी जो जहां पे भी वो डिफाइन हुआ है, उस वेरिएबल का कोई ना कोई स्कोप है उस प्रोग्राम में, अब उस स्कोप के अलावा उसकी वैल्यू को क्या किया जा सके, मॉडिफाई किया जा सके। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक ये एस क्या है, एक वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है। अगर आप इसकी वैल्यू को इस फन फंक्शन के अंदर चेंज कर देते हो और फिर बाहर फिर से प्रिंट करवाओगे इस वैल्यू को, तो ये यही वैल्यू प्रिंट करके देगा, क्योंकि वो जो चेंज हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है, वो सिर्फ इस फंक्शन तक ही क्या रहेगा, सीमित रहेगा। ठीक है, अब यही हम कह रहे हैं कि अगर आपको इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करवाना है और फिर बाहर उस चेंज को आपको रखना भी है, तब हम क्या यूज करते हैं, आपका ग्लोबल कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू क्रिएट ग्लोबल वेरिएबल्स फ्रॉम ए नॉन ग्लोबल स्कोप दैट इज इनसाइड ए फंक्शन। जनरली हम बोल रहे हैं कि ग्लोबल वेरिएबल्स फंक्शन के बाहर क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन अगर आपको किसी फंक्शन के अंदर, बाय डिफॉल्ट फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल होते हैं, लेकिन अगर आप ग्लोबल कीवर्ड का यूज करो तो आप किसी फंक्शन के अंदर भी ग्लोबल वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, global keyword is used inside a function only when we want to do assignment or when we want to change a variable. Global is not needed for printing and accessing. अब यहाँ पे rules देखो, if a variable is assigned a value anywhere within the function's body, it is assumed to be local unless explicitly declared as global. मैंने अभी आपको ये क्लियर किया कि जब तक आप ग्लोबल कीवर्ड यूज नहीं करते हो तब तक एक ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी, केवल उस फंक्शन तक ही सीमित रहती है अगर कोई भी चेंजेस हुए हैं तो। Variables that are only referenced inside a function are implicitly global. We can use a global in Python to use a global variable inside a function. There is no need to use a global keyword in Python outside a function. तो ये वही बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई। अब इस एग्जाम्पल को देखो, x is equals to 15। यहाँ पे x क्या है, आपका एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, 15 है। यहाँ पे फन फंक्शन हुआ, इसमें हमने ग्लोबल x, यहाँ पे हमने एक x वेरिएबल को क्रिएट किया और ग्लोबल कीवर्ड की हेल्प से। तो देखो, वैसे तो ये x फन फंक्शन के अंदर है तो ये लोकल वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन हमने ग्लोबल कीवर्ड यूज किया है, इसका मतलब ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, ना कि लोकल। x इज इक्वल्स टू x प्लस 5। अब x की वैल्यू क्या है, 15, जो कि अंदर ग्लोबल कीवर्ड की हेल्प से भी हमने उसको रीडिक्लेयर कर दिया। अब इस x को हमने कोई और वैल्यू तो असाइन करी नहीं, तो x की वैल्यू ये 15 ही लेगा। 15 प्लस 5 कितना हो गया, 20 हो गया। प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ x इनसाइड ए फंक्शन, और फन फंक्शन कॉल है यहाँ पे, और फिर वैल्यू ऑफ x आउटसाइड ए फंक्शन। तो यहाँ पे दोनों ही वैल्यू 20 प्रिंट करेगा। अगर इस बात को समझो, मैं यहाँ पे इस ग्लोबल x को नहीं लिखती, मैंने यहाँ पे इसको नहीं लिखा, सिंपली अब मैंने यूज किया x इज इक्वल्स टू 15, x इज इक्वल्स टू x प्लस 5। यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ये 20 प्रिंट करेगा, एंड इस फंक्शन के बाहर ये क्या प्रिंट करके देगा, 15 प्रिंट करके देगा, क्योंकि वो चेंजेस उस लोकल स्कोप तक ही रहेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, अभी ग्लोबल कीवर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया है, इसका मतलब जो चेंजेस होंगे वो बाहर भी होंगे। तो यहाँ पे इसने 20 प्रिंट किया एंड यहाँ पे भी ये क्या प्रिंट करके देगा, 20। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल कीवर्ड का क्या यूज है यहाँ पे। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो एक बार फिर से रिवाइंड करके अपने वीडियो को देख लेना। एक वेरिएबल को कैसे डिलीट किया जा सकता है, तो इसके लिए आप del कीवर्ड को यूज करते हो। del वेरिएबल नेम, इसका सिंटेक्स है, यहाँ पे देखो एग्जांपल, x इज इक्वल्स टू 6 प्रिंट x, और उसके बाद हमने del x कर दिया एंड देन प्रिंट x। तो यहाँ पे जब प्रिंट x करोगे तो ये 6 प्रिंट करेगा, एंड जब डिलीट कर दिया आपने x वेरिएबल और उसके बाद x को प्रिंट करवा रहे हो तो एक ये एरर आएगा। इस टाइप से आपको एक एरर शो होगा, एंड ये एरर रहेगा नेम एरर कि x इज नॉट डिफाइंड।